अर्थशास्त्र के एक और मॉडल पेपर के साथ हाजिर दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से पेपर पैटर्न को देखने को मिलेगा, एकदम रियल पेपर है और यहाँ से जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे वो आपके पेपर में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है पहला, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक जो है इसको लिखा है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, मेहता, जेके मेहता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आप भी कमेंट करके बताइएगा। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत जो है इसको मार्शल ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, मेहता। तो आपका जवाब होगा इसमें वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहे जाते हैं? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स और मेहता को। तो आपका जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, रॉबिन्स ने या केन्स ने? उसमें राइट आंसर हो जाएगा मार्शल ने। चौथा क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक जे.आर. हिक्स, जे.एम. केन्स, ए.एच. हेंसन, ए.सी. पिगू। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जे.एम. केन्स का। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर छठवां है, समष्टि अर्थशास्त्र किस विचारधारा पर अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत, राष्ट्रीय आय? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय। ठीक है, दो ऑप्शन नीचे हैं यहाँ पे। आगे है क्वेश्चन नंबर सातवां है, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का कुल योग अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा संबंधित है। तो यह परिभाषा किसकी है आपको बतानी है? प्रोफेसर बोल्डिंग, प्रोफेसर चैम्बरलिन, प्रोफेसर हडसन और प्रोफेसर एलेक्स रोज। इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर बोल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पूंजीगत वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो उसमें जो है किस पूंजीगत वस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाता? उसमें चाय की पत्ती करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल लागत किस दर से बढ़ता है? तो सीमांत उत्पादन जब बढ़ता है तो कुल लागत किस दर से बढ़ता है? बढ़ती दर से, स्थिर दर से, घटती दर से? इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब क्या होगा आप बताइएगा। बढ़ती दर से इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, उत्पादन की दृष्टि से दीर्घकाल अवधि वह है जिसमें उत्पादन केवल एक साधन को बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन के केवल परिवर्तन के साधन को बढ़ाया जा सकता है या फिर उत्पादन के परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय साधनों को जो है सभी साधनों को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। इसमें राइट आंसर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा, पीडीएफ पाएंगे जब आप तो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद शुरुआत होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न की। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इनका उत्तर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से क्या अभिप्राय है? आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। ठीक है, पहले तो आपको हेडिंग बना लेने हैं यहाँ से, आर्थिक जो है आदर्शक आर्थिक विश्लेषण और उसके बारे में लिखना है। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण वह अध्ययन है जो आर्थिक नीतियों और निर्णयों को नैतिक, सामाजिक, कल्याणकारी दृष्टिकोण रखता है। इसमें बताया जाता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए और क्या होना उचित है। उदाहरण के तौर पे सरकार को गरीबों के लिए अधिक सब्सिडी देना ये उसमें आता है। तो हम ये कह सकते हैं क्या होना चाहिए और क्या उचित है। तो सरकार जो सब्सिडी देती है गरीबों के लिए तो क्या होना चाहिए और सरकार क्या करती है वो इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से क्या आशय है? तो इसमें आप लिखेंगे जो है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में, सकारात्मक यानी पॉजिटिव आर्थिक विश्लेषण उन तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है जो वस्तुनिष्ठ होते हैं और जिन्हें सत्यापित किया जा सकता है। यह क्या है के आधार पर अध्ययन करता है और ना कि क्या होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वाहनों की मांग
कम हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है ये क्या है, ये पॉइंट आ जाएगा, उसमें क्या होना चाहिए, ये पॉइंट, दोनों में बड़ा अंतर होता है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, सीमांत उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त संतोष या उपयोगिता से है। कहने का मतलब क्या है, उदाहरण के तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। यदि एक व्यक्ति पहली रोटी खाने से 10 यूनिट जो है उसे संतोष प्राप्त होता है, तो दूसरी रोटी से 8 प्राप्त होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरी रोटी से जो है उसे कम प्राप्त, यानी 6 यूनिट प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूसरी रोटी की जो सीमांत उपयोगिता है वो 8 यूनिट यहाँ पे होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे से वो रोटी संख्या बढ़ाएगा, ठीक है, यानी मान लो 1 2 3 4 ऐसे, तो यहाँ मान लीजिए 10 मिल रहा है तो यहाँ पे 8 मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। एक ऐसी अवस्था आएगी जहाँ पे उसकी उपयोगिता 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, इस प्रकार से जो है अब ग्राफ आगे प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट है, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता का बजट सेट बताना है, तो देखते हैं। बजट सेट उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के संभावित संयोजन को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता अपनी आय और वस्तुओं की कीमत के आधार पर खरीद सकता है। इसे बजट बाधा भी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर जो है जो वस्तु और सेवा आप खरीद रहे हैं तो आपके अपनी आय पर डिपेंड करता है कि आपकी आय क्या है, और उसी के आधार पे जो है आप उस वस्तु को खरीद सकते हैं। अगर आपकी औकात जो है 1000 रुपये खरीदने की है तो आप 1000 रुपये का ही सामान खरीदेंगे। ठीक है, और अगर जो है आप 10,000 का है तो 10,000 खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है, अंतिम वस्तुएं का क्या अर्थ है? अंतिम वस्तुओं का मतलब फाइनल गुड्स के बारे में बात हो रही है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए खरीदी जाती हैं, ना कि पुनः उत्पादन के लिए। उदाहरण के तौर पे रोटी, कार, मोबाइल आदि। जैसे मान लीजिए आप जो है मोबाइल खरीदने गए हैं, ठीक है, आप मोबाइल खरीदने गए हैं, तो मोबाइल जो है आप खरीदने गए हैं तो आप उसको उपयोग करने वाले हैं, यानी आप कस्टमर क्या है, अंतिम उपभोक्ता होता है। जैसे कंपनी क्या करती है, कंपनी में कोई वस्तु बनाती है, फिर इसके बाद होल सेलर के पास आता है। ठीक है, जो होल सेलर होते हैं उनके पास आता है, और फिर इसके बाद वहाँ से कस्टमर के पास जाता है। तो कस्टमर क्या है, अंतिम वस्तु का उपभोक्ता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, अंतिम वस्तु जैसे गेहूँ, स्टील जैसे ये जो है मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाते हैं। ठीक है, यानी इनकी जो गेहूँ है, गेहूँ से आटा बनेगा, फिर इसके बाद लोग उपयोग करेंगे। तो गेहूँ से आटा बनाया जा सकता है, लेकिन रोटी बन गया है तो रोटी भैया बन गया, रोटी खानी है अब। ठीक है, और जैसे स्टील है तो स्टील से विभिन्न प्रकार के मशीन यंत्र बनाए जाएंगे, तो स्टील को बनाया जा सकता है। तो ये मध्यवर्ती वस्तु में आते हैं। आगे है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये है कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना, ठीक है, लेन देन करना। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बिना किसी मुद्रा के किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि एक किसान गेहूं के बदले एक दर्जी से कपड़ा लेता है तो वस्तु विनिमय जो है कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई वस्तु किसी को देते हैं, ठीक है, किसी वस्तु को देते हैं, उसके बदले कोई वस्तु लेते हैं, तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है, अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, या अनैच्छिक बेरोजगारी की अवधारणा को बताना है। तो देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति होती है जब व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक हो और क्षमता रहते हुए भी रोजगार प्राप्त न कर पाता हो। वह आमतौर पर जो है आर्थिक महामंदी या मंदी या उत्पादन में गिरावट या तकनीकी प्रगति कारण हो सकता है। अनैच्छिक बेरोजगारी के मतलब कि व्यक्ति इच्छा कर रही है रोजगार का, मतलब नौकरी पाने की या फिर मेहनत करने की, काम करने की, लेकिन वो नौकरी नहीं पा रहा है, काम नहीं पा रहा है, कोई भी कारण इसमें हो सकता है। तो आप उसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है, राजस्व घाटे से क्या अभिप्राय है? तो राजस्व घाटा क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में देखिए, राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार कुल राजस्व प्राप्तियां की तुलना में उसके राजस्व व्यय अधिक हो जाते हैं। यह सरकार के असंतुलित बजट को दर्शाता है और आर्थिक अस्थिरता का संकेत होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां तुलना में राजस्व व्यय अधिक हो जाती है। यानी राजस्व के पास मान लीजिए सरकार के पास जो है, मान लीजिए जो है 10 लाख जो है इकट्ठा हो गया है। ठीक है, 10 लाख उसके पास इकट्ठा हो गया, टैक्स वगैरह आके 10 लाख इकट्ठा हो गया है। अब इसने क्या कर दिया, 15 लाख व्यय कर दिया। ठीक है, 15 लाख जो है इन्होंने खर्चा कर दिया, व्यय कर दिया। तो उसके बाद जो है इसके घाटा कितना हुआ, 5 लाख का। तो वही कह रहा है कि जब
राजस्व प्राप्तियां तुलना में राजस्व व्यय अधिक हो जाए, ठीक है, तो उसी को कहते हैं राजस्व घाटा, यानी सरकार घाटे में चल रही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न, और इस प्रकार से देखने को मिलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन से लेकर यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि परिवर्तनशील लागत के विषय में क्या आप जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे परिवर्तनशील लागत, ठीक है, लिखेंगे परिवर्तनशील लागत वह लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती है। उत्पादन की मात्रा के साथ क्या होती है? बदलती है। यदि उत्पादन बढ़ता है तो लागत भी बढ़ती है, यदि उत्पादन घटता है तो वह क्या हो जाता है? घट जाता है। सिंपल सी भाषा में बताया जाए तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप कोई वस्तु बनाते हैं, तो मान लीजिए आपको 10 वस्तु बनानी है, तो 10 वस्तु के हिसाब से मान लेते हैं कि आपका 100 रुपया लगा है। अगर आप 20 वस्तु बनाएंगे तो क्या आपका लागत बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा भैया, 200 रुपया लगेगा। इसका मतलब ये है कि जब उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, इसमें ग्राफ बनेगा इस प्रकार से कि जब उत्पादन बढ़ेगा तो उसका जो लागत है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अब उत्पादन जो है, जब उत्पादन घटेगा तो उसका जो है लागत भी क्या होगा? घटेगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे यहाँ पे परिभाषा दे सकते हैं इसके बारे में। तो सैमुएल्सन के अनुसार परिवर्तन लागत वे लागत होते हैं जो उत्पादन के स्तर के साथ बदलती है, उसे कहते हैं परिवर्तन लागत। मार्शल ने भी कहा है कि जो लागत उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के अनुसार घटती बढ़ती है उसे परिवर्तन लागत कहा जाता है। तो दोनों परिभाषा में कोई भी परिभाषा आप याद करके इसको समझ सकते हैं। सिंपल परिभाषा है, आसान शब्दों में लिखा गया है, आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, कच्चे माल की लागत अगर बढ़ती है तो उसके बाद अन्य सामग्री जो है लागत वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे है इसकी विशेषता के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। तो उत्पादन के अनुसार बदलती है, पहला पॉइंट। अधिक उत्पादन पर अधिक लागत और कम उत्पादन पर कम लागत होती है, पहली विशेषता। दूसरा है अल्पकाल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मतलब अल्पकाल में उत्पादन परिवर्तन लागत को नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, संभावित शून्य लागत। संभावित शून्य लागत का मतलब यदि उत्पादन शून्य हो तो परिवर्तन लागत भी क्या होगा? शून्य होगा। ये बहुविकल्पी में भी सेंटेंस पूछा जा सकता है कि अगर उत्पादन शून्य हो जाता है तो परिवर्तनशील लागत क्या होगा? शून्य होगा, अधिक होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने कि गठबंधन और गैर गठबंधन अल्प अधिकार को समझाइए। तो पहले देखते हैं अल्प अधिकार क्या होता है। अल्प अधिकार, अल्प बाजार वह स्थिति है जहां कुछ ही कंपनियां कुछ विशेष वस्तु का उत्पादन और बिक्री करती हैं, वो अल्प अधिकार होता है, पहला पॉइंट। अब बात करते हैं गठबंधन अल्प अधिकार में। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें कंपनियां आपस में समझौता कर लेती हैं और प्रतिस्पर्धा को सीमित कर देती हैं। यानी जो है जैसे कि जो वोडाफोन है ये वोडाफोन आइडिया के साथ मिल गया है, ठीक है, तो आप कहते हैं BI। जो वोडाफोन आइडिया जब आपस में मिल गए हैं तो क्या हो गया? कंपटीशन कम हो गया है। अब कंपटीशन वोडाफोन और एयरटेल जियो में है, लेकिन जब वोडाफोन आइडिया अलग अलग थे तो इनमें भी कंपटीशन था। तो ही बात यहाँ पे कहा गया है कि कंपनियां आपस में समझौता कर लेती हैं और प्रतिस्पर्धा सीमित कर देती हैं, कंपटीशन कम कर देती हैं, ठीक है। वे मूल्य, उत्पादन स्तर और लाभ को नियंत्रित करने के लिए एक गठबंधन बना लेती हैं, ठीक है। सिंपल गठबंधन का मतलब होता है मिलकर काम करना, बस इतना समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है कि ओपेक देश में कच्चे तेल कीमतों को नियंत्रित करते हैं। ऐसे ओपेक क्या है? एक संस्था है जिसमें कई सारे देश मिलकर कच्चे तेल का निर्यात करते हैं, ठीक है। आगे है गैर गठबंधन जो है अधिकार। तो यहाँ पे ऐसी कंपनियां आपसे समझौता नहीं करती हैं बल्कि स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा करती हैं और मूल उत्पादन में अनिश्चित अधिक होता है, जैसे कि भारतीय टेलीकॉम में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आदि ये सब है, ठीक है। चलिए आगे है नेक्स्ट, मुद्रा के कार्य क्या है। मुद्रा, मनी क्या है, मनी के कार्य क्या है, इनके बारे में बताना है। तो मनी यानी मुद्रा किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुद्रा, देखिए मुद्रा क्या है? तो एक साधन है, ठीक है, एक साधन है। किस चीज़ का साधन है? किसी वस्तु का लेन देन करने में। अगर कोई वस्तु आप खरीदने गए हैं तो वस्तु आपको कैसे मिलेगा? जब मुद्रा देंगे, पैसा देंगे तभी तो मिलेगा। इसका मतलब वस्तु क्या है, मुद्रा क्या है? मुद्रा एक साधन है जिसके द्वारा किसी वस्तु और सेवा को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। आगे है मुद्रा के कार्य। देखिए तो विनिमय का माध्यम सबसे बड़ा यहाँ पे माना जाता है। विनिमय का माध्यम का मतलब क्या है? देखिए मुद्रा के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या समाप्त हो गई है और वस्तु सेवाओं को लेन देन सरल हो गया है। पहले लोग जब कोई वस्तु खरीदते थे तो वस्तु के बदले वस्तु लेते थे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी और उसे समाप्त करने के लिए जो है मुद्रा आया और मुद्रा जो है
आसान हो गया वस्तु और सेवा के लेन देन में। ठीक है, आगे है मूल्य मापक। मूल्य मापक का मतलब मुद्रा मूल्य को व्यक्त करने के लिए एक मानक इकाई बनाई गई। इससे उदाहरण के 50 रुपये का एक किताब मिलती है तो 50 रुपये उसमें मानक तय हो गया है। जब वस्तु होती थी, जब वस्तु विनिमय होती थी, तो मान लीजिए कोई बकरी है, ठीक है, कोई बकरी देकर अब उससे गेहूं ले रहा है, तो गेहूं पे तो कोई मूल्य लिखा नहीं है, ना तो बकरी पे लिखा है। तो यहाँ पे किताब पे जब कोई वस्तु लिखी होती है तो पता चलता कि इतने वस्तु उतने पैसे की वो है। तो यहाँ पे जो मूल्य मापक है, मतलब कि हमें पता चलता कि ये कीमत, ये वस्तु जो है इतने कीमत की है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है मूल्य भंडार। मूल्य भंडार का मतलब क्या है? मुद्रा को भविष्य के लिए बचा कर रखा जा सकता है, क्योंकि मुद्रा को बचाया जा सकता है। जैसे कैसे बचा सकते हैं? नकदी के रूप में बैंक में जमा कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। आगे है यहाँ पे भुगतान स्थगन। भुगतान स्थगन का मतलब उधारी ऋण लेन देन में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रा का उपयोग भविष्य में भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं। क्वेश्चन अगला है पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो उसमें देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें कई विक्रेता खरीदार होते हैं और किसी एक का बाजार मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है जैसे एक बाजार होता है, उस बाजार में कई सारे दुकानदार होते हैं, ठीक है, एक ही सामान बेचने वाले के लिए, और वहाँ पे कई सारे लोग खरीदार होते हैं, तो वहाँ पे एक बाजार मूल्य जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो विशेषता में पहला पॉइंट है अधिक संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। बाजार में कोई भी एक विक्रेता और खरीदार मूल्य तय नहीं कर सकता है, वो बाजार तय करती है। जैसा जैसा डिमांड होता है उसी के कारण जो है उसकी मूल्य तय होती है। ठीक है, अगला है समान उत्पाद। समान उत्पाद का मतलब ये होता है जब सभी कंपनियां एक ही प्रकार के उत्पाद बेचती हैं तो उसे समान उत्पाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र और प्रविष्ट निर्गमन। मतलब कोई भी कंपनी बाजार में प्रवेश कर सकती है, छोड़ सकती है, वो स्वतंत्र रूप से जो है आ सकती है, जा सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पूर्ण जानकारी। पूर्ण जानकारी का मतलब क्या है? उपभोक्ताओं और उत्पादकों सभी कीमतों और बाजार स्थितियों में जानकारी होती है कि कौन सी वस्तु कितने मिल रही है और उसके बारे में जानकारी होती है। इस प्रकार से इसमें ले सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें पांचवा पॉइंट ले सकते हैं कि मूल्य नियंत्रित नहीं होता है। कोई भी उत्पादक, कोई उपभोक्ता स्वतंत्र रूप से कीमत तय नहीं कर सकता है, वो बाजार तय करती है। जैसे डिमांड बढ़ती है तो उसी प्रकार से जो है उसकी मांग और जो पैसा है, जो कीमत है, वो तय होती है। नेक्स्ट है कीमत। मांग की कीमत लोच क्या है और इसकी एक मापन विधि के बारे में बताना है। तो इम्पॉर्टेंट है मांग की कीमत लोच क्या है और इसकी मापन विधि को। आइए इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कीमत की लोच का अर्थ देखते हैं। तो कीमत की जो है मांग की कीमत लोच क्या होती है? प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको यह देखिए, इसमें लिखा है कि यह मापता है कि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत में परिवर्तन पर कितनी जो है कितनी संवेदनशील है, ये बताना चाहता है। ठीक है, आइए इसमें एक मापन विधि लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मापन विधि में अनुपातिक या फ्लक्स का प्रतिशत विधि पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे। इस विधि के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करने के लिए मांगी गई मात्रा में, ठीक है, गौर फरमाएंगे थोड़ा सा, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में, जो प्रतिशत परिवर्तन है उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित किया जाता है और मांगी मात्रा कीमत में ऋणात्मक संबंध को दर्शाने के लिए चिन्ह का यानी माइनस का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? कोई बात नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे। मांग की लोच, इसका एक फार्मूला है। मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर माइनस, ठीक है, माइनस मांगी गई मात्रा प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जब एक वस्तु कीमत मान लेते हैं 12 रुपये प्रति इकाई थी, ठीक है, जब एक वस्तु है उसकी कीमत 12 रुपये प्रति इकाई थी, तब एक उपभोक्ता उस वस्तु की 24 इकाई उपभोग करता था। मतलब कि 12 रुपया दाम था, ठीक है, जब 12 रुपया दाम था तो एक व्यक्ति उसका जो है 24 इकाई जो है सामान उसका उपयोग करता था। पहला पॉइंट। जब कीमत बढ़ जाती है, बढ़कर कितना हो गया? 14 रुपया हो गया। अब 14 रुपया हो गया तो वस्तु जो उपभोक्ता है उसकी इकाई जो है 20 हो गई, यानी कम हो गई है। देख रहे हैं, यानी मांग बढ़ रही है तो कीमत बढ़ रही है, तो मांग क्या हो रही है? मांग घट रही है। ठीक है, उपभोग करने की मांग जो है कीमत यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखते हैं। पहला देखिए यहाँ पे पॉइंट है कि जो प्रारंभिक कीमत है वो 12 रुपये प्रति इकाई है। ठीक है, पहला पॉइंट। और इसके बाद जो है यहाँ पे देख पाएंगे जो नई कीमत है वो 14 रुपये बढ़ गई है। तो यहाँ पे कीमत में परिवर्तन कितना होगा? जो प्राइस है, प्राइस में देखिए पहले कितने थे?
जो है इसमें देखा जाए पहले 12 रुपये थी, पर 14 रुपया होगी, 2 रुपये का अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कीमत कितना बढ़ा है, 2 रुपया। अब आगे इसमें देखिए, जो हमारी वस्तु की मात्रा थी वो 24 इकाई थी। ठीक है, पहले कितना थी, पहले 24 इकाई थी जब 12 रुपये में वो वस्तु थी। ठीक है, अब इसके बाद जो है जब उसकी दाम बढ़ गई, यानी जब 14 रुपया हो गया, तो कीमत के मतलब उसकी इकाई कितना हो गई, 20 हो गई। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, मात्रा में यानी क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ। देखिए 20 माइनस जो है 24, क्योंकि पहले क्या थी, पहले यहाँ 20 माइनस 24 रहेगी, तो यहाँ पे यहाँ बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब -4 आ गया। अब इसको ये फार्मूला से जो कीमत की लोच है, इसको फार्मूला से देखिए फिट करते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी बटे प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा क्वांटिटी बटे प्राइस, और जो है प्राइस बटे जो है क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 2 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, प्राइस कितनी थी पहले, अंतर कितना था, 2 हो गया अंतर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो है आपका 12 प्राइस। ठीक है, इसके बाद जो है 24 क्वांटिटी थी। तो जो है यहाँ पे ये 2 छक्के 12 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और जो है यहाँ से 4 जो है 4 कम 4 छक 24, तो ये 6 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1, और माइनस माइनस से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे दे सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इसको इलास्टिसिटी को, मतलब कीमत की जो लोच है उसको यहाँ पे निकाल कर बताया गया है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार से देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताना है। तो सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद है, इसमें देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी में अंतर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय आय के विभिन्न भागों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रमुख हैं। इन दोनों के बीच में निम्नलिखित अंतर बताए गए हैं। तो अंतर में पहला पॉइंट यहाँ पे परिभाषा में देखते हैं कि क्या अंतर है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसी भी देश में निवासियों और उसकी कंपनियों द्वारा एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, चाहे वो देश में अंदर हो या बाहर हो, उसे हम जीएनपी के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी देश के जो निवासी होते हैं, जैसे भारत के निवासी हैं, उसकी कंपनियों द्वारा एक निश्चित अवधि में, ठीक है, यानी निश्चित मतलब 1 वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, उसको हम क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और वहीं अगर बात करें जीएनपी एनएनपी के बारे में, तो उस सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मुद्रास्फीति और पूंजीगत वस्तुओं को जो ह्रास होता है उसको घटाने के बाद हमारे पास जो शुद्ध आय बचता है उसे कहते हैं एनएनपी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी गणना कैसे कर सकते हैं। तो जीएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से जो विदेशी जो निवासी हैं उनको, निवासियों को जो आय है उनको जोड़ा जाता है, और विदेशों को जो दी गई आय होती है वो घटा दिया जाता है। मतलब ये है कि जो भारत के में कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेश में काम करते हैं, वहाँ की जो आय होती है उसको जोड़ते हैं, और यहाँ पे भी कुछ विदेशी जो काम करते हैं उनको घटा देते हैं। इस प्रकार से जीएनपी निकाली जाती है। ठीक है, और बात करें एनएनपी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एनएनपी जो जीएनपी है उसमें से पूंजीगत ह्रास है। यानी जैसे मान लीजिए कोई आप मोबाइल खरीदे हैं नया नया और उसको 2 महीने बाद बेच देंगे, तो अगर मान लीजिए 10,000 का आपने खरीदा है मोबाइल, तो क्या 10,000 में बिकेगा, नहीं, जो उसमें कमी आई है वही पूंजीगत ह्रास होता है। ठीक है, उसी को घटाया जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे है यहाँ पे पूंजीगत ह्रास को समझते हैं। तो जीएनपी में पूंजीगत ह्रास को शामिल किया जाता है और जिसे कुल उत्पादन का संकेत देता है। ठीक है, अगर एनपी की बात करें तो पूंजीगत ह्रास को घटाया जाता है जिससे वास्तविक राष्ट्रीय आय का पता चलता है। दोनों में अंतर इतना है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि इसमें जो पूंजीगत ह्रास है उसको जोड़ा जाता है और इसको घटाया जाता है। ठीक है, सिंपल। आगे देखिए आर्थिक महत्व के बारे में बात करें तो उसमें देखिए जीएनपी किसी भी देश के निवासियों कुल आय को माप है और देश की उत्पादन को शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, एनएनपी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए एनएनपी देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति है जो उपयोगी उत्पादन को स्तर को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए भारत की जीएनपी 300 लाख करोड़ रुपए है और पूंजीगत ह्रास जो है 20 लाख करोड़ रुपए है। तो यहाँ पे 300 माइनस 200 घटा देंगे, 20 घटा देंगे तो 280 लाख करोड़ हो जाएगा एनएनपी। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे जो है अंतर, इस प्रकार से भी अंतर को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी अंतर को लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से इसको भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से मैंने इसमें बताया है। ठीक है, आगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आंसर आएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए अब शुरुआत होते हैं
क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करें भुगतान संतुलन के बारे में, तो इसमें लिखेंगे कि भुगतान संतुलन किसी देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन का एक रिकॉर्ड होता है, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें लिखेंगे जैसे आयात निर्यात, विदेशी नीति या विदेशी निवेश और सेवा, इसमें विदेशी ऋण, अनुदान आदि शामिल होते हैं। ये दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें पहला है चालू खाता, दूसरा है पूंजी खाता। ठीक है, तो चालू खाता और पूंजी खाता में देखेंगे तो इसमें देखिए, चालू खाता यानी करंट अकाउंट, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, आय हस्तांतरण शामिल होते हैं। मतलब जब चाहो तब निकालो, चालू खाता होती है। पूंजीगत खाता की बात करें तो पूंजी खाता में इसमें विदेशी निवेश, ऋण और परिसंपत्तियों के लेन देन शामिल होता है, पूंजी खाते के अंतर्गत आता है। वहीं अगर व्यापार संतुलन के बारे में बात करें तो व्यापार संतुलन किसी देश की वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर दर्शाता है। यानी कितना निर्यात हुआ यानी बेचा गया, कितना आयात हुआ यानी खरीदा गया, इसके बीच के अंतर को व्यापार संतुलन बताता है। यदि निर्यात अधिक होता है तो व्यापार अधिशेष होता है, यदि आयात अधिक होता है तो व्यापार घाटा होता है। यानी सिंपल सी बात है, अगर भाई सामान आप ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, बेचेंगे कम, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, घाटा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट, इस प्रकार से भी इसको अंतर को लिख सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, पहला है परिभाषा, सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड जो है भुगतान संतुलन के अंतर्गत आता है, और केवल वस्तु जो होते हैं, वस्तु व्यापार का रिकॉर्ड इसके अंतर्गत व्यापार संतुलन के अंतर्गत आता है। वहीं अगर समावेश की बात करें तो समावेश में वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, पूंजी आदि का समावेश होता है। इसमें केवल गुड्स यानी वस्तुएं जो है इसका समावेश होता है। वहीं अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पे संतुलित या असंतुलित हो सकता है, इसमें अधिशेष या घाटा दिखा सकता है। यानी अगर मान लीजिए 10 रुपये का खरीदे हैं, 50 रुपये का बेचे हैं, तो इसमें आपका अधिशेष यानी जो है मुनाफा होगा। और अगर 50 रुपये का जो है, सॉरी, यहाँ पे अगर 10 रुपये खरीदे हैं, 50 रुपये का बेचे हैं तो घाटा होगा। लेकिन अगर 50 रुपये का खरीदे हैं, 10 रुपये का जो है, आप 50 रुपये का बेचे हैं, 10 रुपये का खरीदे हैं, उसमें जो है आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे कि अगर मान लीजिए 50 रुपये का खरीदा गया है, ठीक है, 100 रुपये का बेचा गया है, तो यहाँ पे अधिशेष यानी फ़ायदा होगा। और अगर 100 रुपये का जो है खरीदा गया है, 50 का बेचा गया है, तो घाटा होगा भैया। ठीक है, अब कन्फर्म हो चुका होगा। आगे है व्यापकता, तो व्यापक जो है इसका अवधारणा है और ये संकीर्ण है, मतलब लिमिट में है, छोटे में है। ठीक है, आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय आय की विभिन्न संकल्पनाएं क्या हैं, ये देखिए। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम किसी भी देश के निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य को जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसकी प्रमुख संकल्पनाएं यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि पहला है जीडीपी। जीडीपी की बात करें तो एक देश की सीमा में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसी को कहते हैं जो है जीडीपी। जीडीपी देखिए होता है उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस जो है जो आयात निर्यात होते हैं, इन सब का लेखा जोखा जीडीपी होता है। तो आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। आगे है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। अगर भारत के नागरिक मान लेते हैं विदेश में कमा रहे हैं, तो वो पैसा जब भारत में आएगा तो उसको भी ऐड किया जाता है। यानी जीएनपी अगर आपको निकालना है तो जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय, और इसको जो है माइनस करते हैं विदेशों में दी गई जो आय होती है। यानी कुछ विदेशी भी यहाँ पे कमाते, तो जो पैसा यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे उसको माइनस कर दिया जाता है, तो इसमें जीएनपी जो है आप निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी के बारे में बात करें तो यह जीएनपी में जो है, यानी जीएनपी में मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो बची आय होती है उसी को जीएनपी कहा जाता है। तो अगर आपको एनएनपी निकालना है, अगर आपको जीएनपी निकालना है, एनएनपी निकालना है, तो यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, तो उसमें जीएनपी में से आप मूल्यह्रास घटा देंगे। मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई मोबाइल आपने ख़रीदा है, तो अगर आप खरीदने के बाद उसको बेचते हैं तो उतने का नहीं बिकता है, जितना आपका पैसा कम होता है वही मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, आगे है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब यह एनएनपी से अप्रत्यक्ष करों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। यानी अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी यानी जो छूट वगैरह मिलती है जो है उसको प्लस कर दिया जाता है। ये सब जो है यहाँ पे
इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगला है व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय का मतलब यह व्यक्तिगत द्वारा प्राप्त कुल आय होती है, इसमें पेंशन, लाभांश, हस्तांतरण आदि भी इसमें शामिल होता है। चाहे आप इसे लिख सकते हैं वरना इसको छोड़ सकते हैं। आगे है यहाँ पे व्यय उपभोग आय, सॉरी व्यय योग्य आय, तो इसमें लिखेंगे यह व्यक्तिगत आय से करों को घटाने के बाद बची हुई आय होती है, जिससे लोग उपभोग या बचत कर जो है बचत के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार से इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि उत्पादन लागत क्या होता है, अर्थ और कुल स्थिर लागत या परिवर्तनशील लागत के संबंध को बताना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे उत्पादन लागत देखेंगे, इसके अर्थ को देखते हैं। उत्पादन लागत वह कुल व्यय है जो किसी वस्तु या सेवा को उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसमें कच्चा माल, श्रम, मशीनों का उपयोग, परिवहन, ऊर्जा खर्च, किराया आदि शामिल किया जाता है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए, अगर कोई चीज़ भी आप उत्पादन करते हैं तो पूरा जोड़कर आप उसका दाम तय करते हैं, ठीक है, पूरा जोड़कर। तो जो भी उत्पादन लागत होती है, वस्तु के निर्माण जब पूरा हो जाता है तो जितना भी उसमें खर्च आता है तो उस पूरे खर्च को जोड़ लिया जाता है, उसी को उत्पादन लागत कहा जाता है। सिंपल है, ठीक है। आगे है परिभाषा की बात करें तो उसमें देखिए, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उत्पादन लागत वह व्यय है जिससे किसी वस्तु या सेवा उत्पादन में संसाधनों और श्रमिकों पर किया जाता है। यानी मान लेते हैं कि कोई वस्तु बनानी है तो उस वस्तु को बनाने में कितना श्रमिकों को लगा, कितना संसाधन में खर्चा हुआ, कितना बिजली, कितना अन्य वस्तुओं पे लगा, इन सबको जोड़कर जो है वो दिखाता है कि कितना खर्च उत्पादन में हुआ है, ठीक है। आगे है सिमुलेशन के अनुसार लिख सकते हैं, किसी उत्पादन द्वारा किसी जो है निश्चित समय अवधि में उत्पादन के लिए किए गए सभी व्यय वो उत्पादन लागत कहलाते हैं। यानी जो उत्पादन के दौरान जितने भी खर्च आए हैं सारा खर्च जोड़कर उसको निकाला जाता है, वही उत्पादन लागत होता है, ठीक है। उत्पादन लागत को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक लागत है आपका कुल स्थिर लागत, यानी इसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी टीएफसी के नाम से जाना जाता है, अभी आगे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वह लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा बढ़ाने या घटाने को प्रभावित नहीं होती है। स्थिर लागत का मतलब जैसे एक बार कोई मशीन ले लिया गया, अब मशीन में लागत लग गई है एक बार, तो अब एक बार लागत लगने के बाद उसे बढ़ाने घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। आगे इसमें देख सकते हैं, इसे अपरिवर्तनीय लागत भी कहा जाता है। इसमें उत्पादन भी शून्य होता है और तभी इस लागत का भुगतान करना पड़ता है जब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या क्या है, जैसे देखिए मशीन है, उपकरण है, ये सब है। फैक्ट्री किराया, एक बार जो है आपने महीने किराया दे दिया, फिर आपको बार बार हर दिन किराया नहीं देना पड़ेगा। में जो है प्रशासनिक वेतन और बीमा प्रीमियम, इस प्रकार से इसके अंतर्गत ये आते हैं। वही बात करें कुल परिवर्तन लागत, यानी इसमें परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं टोटल वेरिएबल कास्ट, यानी यह लागत उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती है। यदि उत्पादन बढ़ता है या बढ़ती है तो यदि उत्पादन बढ़ता है तो यह बढ़ती है, और यदि घटता है तो वह घटती है, ठीक है। मतलब ये कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा और उत्पादन घटेगा तो भाई वो भी घटेगा, ठीक है। आगे इसमें इसे परिवर्तन लागत भी कहा जाता है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। जैसे कच्चे माल की लागत आज 10 रुपये है, कल 20 हुए, कल 15 हो सकते हैं, इस प्रकार से घट बढ़ सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कुल लागत। कुल लागत का मतलब टोटल कास्ट कितना आया, कितना लागत लगा है और इनका संबंध बताना है। तो देखिए, कुल लागत किसी भी उत्पाद की कुल उत्पादन की लागत होती है, इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर आपको कुल लागत निकालनी है तो आपको टीएफसी प्लस टीबीसी को जोड़ देना है तो आपको कुल लागत मिल जाएगा, ठीक है। कुल लागत मतलब कितना पूरा टोटल कास्ट आया है, चाहे परिवर्तनीय लागत हो या जो है आपका स्थिर लागत हो, ठीक है, दोनों को जोड़ सकते हैं। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है, इस प्रकार से देखिए, टोटल जो टीसी है वो कुल लागत है, यानी कुल जो है टोटल कास्ट है। टीएफसी के बारे में बात करें तो टोटल फिक्स कास्ट यानी कुल स्थिर लागत है, और टीबीसी की बात करें तो यहाँ पे जो है कुल परिवर्तनीय लागत है। इसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे देखिए, उत्पादन लागत वह कुल व्यय है जो किसी उत्पाद या सेवा के निर्माण में आता है, ठीक है। कुल लागत टीसी यानी निर्धारण स्थिर लागत टीएफसी और परिवर्तनशील लागत से होता है, उसके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में बताना है, आरबीआई के बारे में बताना है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसके प्रमुख जो कार्य हैं इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है मौद्रिक नीति का संचालन। मौद्रिक नीति का संचालन का मतलब ये होता है कि मुद्रा से संबंधित नीति नियम बनाने का काम आरबीआई को जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसमें रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, सीआरआर होता है और एसएलआर होता है। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो आपके व्यापारिक बैंकों पर लगाए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा जारी करना। मुद्रा जारी करना यानी जो भारतीय रुपया होता है उसको जारी करने का जो है जो जारी करने का जो पूरा श्रेय जाता है उसको आरबीआई को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाणिज्य जो बैंक होते हैं उनका विनियमन, मतलब कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनको लाइसेंस जारी करना, निगरानी करना, देखरेख करना, दिशा निर्देश देना, ये आरबीआई करता है। आरबीआई जो है व्यापारिक बैंक को दिशा निर्देश देता है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा का नियंत्रण, यानी विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और विनिमय दरों का नियंत्रण करने का काम विदेशी कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य का मतलब ग्रामीण बैंकिंग, वित्तीय समावेश और डिजिटल लेन देन का बढ़ावा देने के लिए कौन करता है काम, आरबीआई करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, व्यावसायिक बैंकों के कार्य और मुद्रा सृजन के बारे में बताना है। तो व्यावसायिक जो बैंक है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे व्यावसायिक बैंक यानी जो है व्यापारिक बैंक, जैसे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, ये सब जो है व्यापारिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक बैंकों के जो कार्य हैं तो ये जमा, स्वीकृति जमा, यानी आप पैसा जमा करने जाते हैं तो वहाँ बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता होती है और इस प्रकार से वहाँ खाता खोल सकते हैं, लेकिन आरबीआई में खाता आप नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ऋण और अग्रिम। ऋण और अग्रिम का मतलब है कि व्यक्तिगत और औद्योगिक कृषि ऋण मिलते हैं, आप जाके वहाँ से ऋण ले सकते हैं, आप पैसा वहाँ से लोन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, आगे है एजेंसी की कार्य। एजेंसी कार्य मतलब कि बिलों का भुगतान, चेक क्लियरिंग, सरकारी के कर संग्रह जो होते हैं ये सब जो है इसके द्वारा एजेंसी ली जाती है और उसके द्वारा जो बैंक ये काम करते हैं। विदेशी मुद्रा का लेन देन जो है इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है क्रेडिट क्रिएशन की बात करें तो बैंकों द्वारा जमा राशि के कई गुना ऋण के रूप में वितरित कर दिया जाता है ताकि जो है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। वहीं बात करें अगर मुद्रा सृजन की प्रक्रिया में तो इसमें देखिए जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो पूरी राशि नगद में नहीं देता है बल्कि नया खाता खोलकर उसमें राशि जमा कर देता है और धीरे धीरे आप वहाँ से राशि को निकाल सकते हैं। नहीं, राशि ग्राहक को जब खर्च करता है तो उसे पुनः किसी अन्य बैंक में जमा हो जाती है और उसे नए ऋण के देने की शुरू प्रक्रिया वहाँ से हो जाती है। आगे है इस प्रकार जमा राशि कई गुना बढ़ जाती है जिसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है समष्टि अर्थशास्त्र और उसका जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य का अध्ययन किया जाता है। यह बड़े पैमाने पर आर्थिक घटनाओं जैसे राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, आपूर्ति, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक विकास और सरकारी नीतियों का विश्लेषण करती है। यानी समष्टि मतलब बड़ा चीज़, यानी बड़ी चीज़ का अध्ययन किया था किसमें, अर्थशास्त्र में, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, पॉल सैमुएल्सन ने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र उन आर्थिक उपभोक्ताओं को संपूर्ण गतिविधियों से संबंधित जो व्यक्तिगत नहीं बल्कि समष्टिगत रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, वही बात कर रहे हैं कि इसके जो है समष्टि अर्थशास्त्र के जो विषय क्षेत्र हैं तो उसमें लिखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न व्यापक आर्थिक कारकों का अध्ययन किया जाता है जो किसी देश की आर्थिक स्थिरता और विकास को प्रभावित करते हैं। इसके प्रमुख विषय यहाँ पे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन। तो इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय आय उत्पादन में लिखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी और राष्ट्रीय नेशनल इनकम आदि का अध्ययन करती है। पहला पॉइंट यह दर्शाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में कितना उत्पादन और आय उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे है इसे यह समझने में मदद मिलती है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा या गिरावट आ रही है। ठीक है, आगे है दूसरा पॉइंट बेरोजगारी और श्रम
जो है श्रम बाजार। तो अर्थव्यवस्था में कार्यशील जनसंख्या और बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या को मापता है, इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी अवधारणा समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण जो है इसके अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब कि इसी बड़ी बड़ी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत यही सब आते हैं। बेरोजगारी अधिक होती है तो देश की उत्पादकता और आय में ही कम हो जाती है। ठीक है, आगे है तीसरा पॉइंट समष्टिगत मांग और समष्टिगत आपूर्ति। इसमें क्या लिखेंगे? समष्टिगत मांग का मतलब होता है कि यह किसी देश के उपभोक्ता, निवेश, सरकार और विदेशी व्यापार से कुल मांग को दर्शाता है। समष्टिगत जो आपूर्ति होती है यह किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उत्पादन की कुल आपूर्ति को दर्शाता है। जितने भी उत्पादन होते हैं उन सबकी जो आपूर्ति होती है उसको दर्शाने का काम करता है। मांग और आपूर्ति के असंतुलन में मुद्रास्फीति यानी जो मंदी से आर्थिक स्थिति जो है उसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है इसमें कि मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली, मतलब ये कि समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा आपूर्ति, केंद्रीय बैंक आदि जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है, मुद्रा नीति है, बैंकिंग प्रणाली है आदि का अध्ययन किया जाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो भैया बस आप इतना समझिए कि इसमें बड़ी बड़ी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे महंगाई है, ठीक है, महंगाई है, मंदी है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। मुद्रास्फीति के बारे में बात करें तो जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमत लगातार बढ़ती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी दाम बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई की जो है उत्पत्ति हो जाती है। मंदी की बात करें तो यहाँ में कीमतें गिर जाती हैं और आर्थिक गतिविधियाँ धीमी हो जाती हैं, उसे मंदी के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें इसमें महंगाई और मंदी का संतुलन बनाए रखे किसी भी सरकार और केंद्रीय बैंक को प्रमुख जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आगे यहाँ पे है छठवां पॉइंट आर्थिक वृद्धि एवं विकास, इसके बारे में भी अध्ययन करता है, यानी किसी देश की दीर्घकालिक आर्थिक उन्नति और जीवन स्तर में सुधार से संबंधित का अध्ययन जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें आर्थिक वृद्धि में अंतर जो है देखा जाता है, यानी आर्थिक विकास कितना हुआ है और आर्थिक जो है वृद्धि कितना हुई है। सिंपल भाषा में कहा जाए वृद्धि और विकास में अंतर देखा जाए तो जब वृद्धि होती है तभी विकास होता है, ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है आपके पास मान लीजिए आज जो है मान लीजिए 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये है और जो है आप उसमें 10 रुपया जमा कर रहे हैं या 100 रुपये जमा कर रहे हैं, एक दिन आपके पास 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो वृद्धि कैसे विकास में बदलता है, जब आप धीरे धीरे उसमें वृद्धि करते जाते हैं तब, ठीक है, वही बात इसमें कही गई है। यहाँ पे एक पॉइंट और दे सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि का अर्थ जीडीपी की मात्रात्मक वृद्धि से होता है। ठीक है, सातवां नंबर पॉइंट यहाँ पे है कि सातवां नंबर कह रहा है सार्वजनिक वित्त और राजकोषीय नीति। सार्वजनिक वित्त और राजकोषीय नीति का मतलब ये है कि जब सरकार राजस्व और व्यय, कर नीति और बजट का अध्ययन किया करती है तो उसे हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यानी जो सार्वजनिक वित्त और राजकोषीय नीति है ये किस में अध्ययन करते हैं तो ये भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रकार से राजकोषीय घाटा समझ सकते हैं। और आठवां पॉइंट आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन। इसमें लिखें किसी देश की आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार नीतियों को नियंत्रित करता है, ये इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वहीं में भुगतान संतुलन की बात करें उसमें देखेंगे भुगतान संतुलन यह दर्शाता है कि कोई देश अन्य देश से साथ लेन देन अधिशेष में है या घाटे में है। जैसे अगर भारत चाइना से कोई लेन देन करता है तो देखा जाता है भारत घाटे में है या फिर जो है मुनाफे में है। ठीक है, ये देखा जाता है। मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण भी समष्टि अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विषय माना जाता है। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको मैंने बताए हैं, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।